गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 24 मई 2020 वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे के रूप में मनाया जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि सिजोफ्रेनिया ये क्या है। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है और इसमें कई तरह के मानसिक लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वो मैं बताना चाहूंगा। डिल्यूजन, इसका मतलब भ्रम। डिल्यूजन कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मरीज हमें बताते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसका मतलब परसिक्यूटरी आइडियाज, इसका मतलब उसको लगता है कि उसको कोई मार देगा, उसके कोई खिलाफ है, या पीठ पीछे उसके पीछे कोई साजिश रच रही है, या उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, या बहुत दुश्मन है और उसको जान से मार देंगे। इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसी तरह कुछ अलग भ्रम भी पाए जाते हैं, जिसमें एक है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि जो कॉमन एक्टिविटी है, मरीज को लगता है कि ये सब मेरे लिए ही किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीवी में कोई न्यूज भी देख रहा है तो उसको लगता है कि शायद इनडायरेक्टली वो उसी को बोल रहे हैं। या अगर मरीज कहीं चल रहा है, बाहर जा रहा है घर से बाहर, और आपस में कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो उसको लगता है कि ये दोनों लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। या अगर वो आपस में हंस रहे हैं तो उसको लगता है कि मुझे देखकर ही हंस रहे हैं। इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसी के अलावा कई और डिल्यूजन भी पाए जाते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, जिसमें पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर पे शक होता है। फॉर एग्जांपल, वाइफ को हस्बैंड पे शक होता है कि इनका कहीं दूसरी औरत के साथ अफेयर तो नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। दूसरा है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस यानी वहम। वहम में उसको एक भास होता है। इसका मतलब होता है कानों में आवाज आना। बहुत बार मरीज बोलता है कि डॉक्टर साहब, मुझे बहुत बड़ी कानों में आवाज आ रही है, जो आपको भी आ रही होगी, जो कि डॉक्टर को नहीं आती है, लेकिन मरीज को उसके दिमाग की तकलीफों के कारण उसको कई आवाजें सुनाई देती है। इसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशंस। कभी कभी कानों में आवाज आने के अलावा उसको दिखता भी है। वो बोलता है कि डॉक्टर साहब, मुझे वो दिख रहा है कि वो मेरे सामने आ रहा है और मुझे मार देगा। इसको हम बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशंस। और तीसरा है निगेटिव सिम्टम्स। निगेटिव सिम्टम्स में मरीज बहुत ही शिथिल हो जाता है, काम नहीं करता, बात नहीं करता, सोशल इंटरेक्शन बहुत ही कम हो जाता है, उसको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती है और वो अपने ही ख्यालों में डूबा रहता है। ना उसको कोई खुशी, ना गम, ना कोई एहसास होता है, और जिसको हम बोलते हैं कि इमोशंस कुछ भी नहीं। सिजोफ्रेनिया पॉपुलेशन में 1% ऑफ द पॉपुलेशन में प्रेवलेंस पाया जाता है। इसका मतलब अगर 100 लोग हैं तो एक व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया होने का लाइफ टाइम प्रेवलेंस रहता है। सिजोफ्रेनिया में अक्सर देखा गया है कि मेल्स में ज्यादा होता है और शुरुआत होने की उम्र लगभग 15 साल की होती है। तो 15 से 45 उम्र ये ऐसा उम्र है कि जिसमें सिजोफ्रेनिया शुरू होता है। सिजोफ्रेनिया एक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है। इसका मतलब एक बार एपिसोड आता है वो ठीक होता है, तो कई लोगों में वो बार बार एपिसोड भी आ सकता है। तो ये बारे में हमको समझना और जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने के पहले अपन ने ये जानना चाहिए कि इसके कारण यानी कॉजेस क्या हो सकते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉज बताए गए हैं। पहला है जेनेटिक इन्फ्लुएंस और दूसरा है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। जेनेटिक इन्फ्लुएंस यानी क्या? आप सब जानते हैं कि हमारे खून में जीन्स रहते हैं और आनुवंशिकता एक बहुत बड़ा कारण होता है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन बहुत सारी बीमारियों का। सिजोफ्रेनिया में भी ऐसा पाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माता पिता दोनों को सिजोफ्रेनिया है तो उनमें बच्चों में होने के चांसेस 40% है, और अगर एक पेरेंट को सिजोफ्रेनिया है तो उनमें बच्चों में होने के चांसेस 12% है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आनुवंशिकता बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है सिजोफ्रेनिया की। और दूसरा है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब कई तरह के स्ट्रेस, टेंशन जिंदगी में आते हैं, और जिनको जेनेटिक प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ऐसे व्यक्ति जब 15 से 20 की उम्र में आते हैं और कोई हादसा, कोई टेंशन हो जाता है उनके साथ, तो सिजोफ्रेनिया ऊपर आता है और दिखाई देता है। तो ये जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस दोनों साथ में आकर सिजोफ्रेनिया का रूप ले लेता है। तीसरा है, साइंस ने ये पाया गया है कि ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल बहते हैं, जिससे हमारा मूड, हमारे विचार, हमारे भावना सब कंट्रोल में रहते हैं। तो सिजोफ्रेनिया में ये पाया गया है कि डोपामिन नाम का केमिकल बहुत ज्यादा रिलीज होता है और इससे भी सिजोफ्रेनिया होता है। आइए अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर है, जिसमें सबसे पहले है दवाइयाँ, एंटीसाइकोटिक्स जिसको हम बोलते हैं। जैसे डोपामिन ब्रेन में बढ़ता है, वैसे ही कुछ दवाइयाँ हैं जो डोपामिन को कम करते हैं।
और दवाइयों से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और लक्षण पूरे कम हो सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि दवाइयों को थोड़ा समय लगता है। एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन को 4 से 6 हफ्ते लगते हैं असर दिखाने में, और धीरे धीरे कुछ महीनों में काफी इंप्रूवमेंट आ जाता है। 80 to 90% इंप्रूवमेंट फर्स्ट एपिसोड में आ जाता है। इसलिए डॉक्टर से पूछे बगैर दवाई ना कम करना चाहिए ना बंद करना चाहिए। डॉक्टर रेगुलरली देखते हैं और हमको सलाह देते हैं कि मेडिसिन कितनी और कौन सी मात्रा में लेना चाहिए। कई लोग हमने देखा है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के डर से ही दवाइयां बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन में साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए साइकेट्रिस्ट आपका इलाज करते हैं ताकि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट और बेस्ट ऑप्टिमम डोज में दिया जाए। कुछ साइड इफेक्ट्स जो बहुत कॉमन रहते हैं, जिसमें हाथ पैर कांपते हैं, मुंह में से पानी ज्यादा आता है या कभी कभी नींद ज्यादा आती है, ऐसे माइल्ड साइड इफेक्ट्स को बहुत ही आसानी से मेडिसिन में एडजस्टमेंट करके डॉक्टर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए साइड इफेक्ट्स होने पर भी घबराना नहीं है और डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहना चाहिए। दूसरा ट्रीटमेंट है साइकोसोशल थेरेपी। ये बहुत ही जरूरी है। आपने देखा कि सिजोफ्रेनिया का मरीज अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी कृति, इन सब में बहुत ही कंफ्यूज रहता है। इसलिए साइकोसोशल थेरेपी में हम उनको सिखाते हैं कि फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे प्रकट आना है, फैमिली को सिखाते हैं कि मरीज के साथ कैसा वर्तन करना चाहिए, आसपास के लोगों से कैसा वर्तन करना चाहिए, सोशल समाज में कैसे चलना फिरना और कैसे बात करना, ये सिखाया जाता है। और दूसरा है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। जब ये लक्षण से पेशेंट मुक्त हो जाता है तो उसको काम पे लगना वापस से बहुत जरूरी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। और एक बार साइकोसोशल थेरेपी और वोकेशनल रिहेबिलिटेशन के बाद जब पेशेंट दुनिया में वापस से अपने काम पे लगता है तो वो पूरी तरह नॉर्मल और बहुत ही कॉन्फिडेंट पाया जाता है। तीसरा है ईसीटी, जिसको हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट भी बहुत ही कारगर है और कुछ पेशेंट्स जिसमें सिम्टम्स बहुत ही कठोर होते हैं या जिसमें मेडिसिन का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया नहीं है, उसमें ईसीटी हम इस्तेमाल करते हैं और ईसीटी से 80% सक्सेस रेट हमको मिलता है। इसलिए जब डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो बिल्कुल ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ये बहुत ही कारगर है। तो ये इंफॉर्मेशन जो आज हम सब ने जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए ये अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आज का दिन अवेयरनेस का है। और जो आज आपने यहाँ इंफॉर्मेशन से जो सीखा है, हम चाहेंगे कि आप ये इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। आपको लगता है कि कोई पर्सन को ये तकलीफ है तो बिल्कुल आप ये उनको फैक्ट्स बताइए ताकि वो नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाकर अपना इलाज शुरू करे। क्योंकि सिजोफ्रेनिया में एक बात गोल्डन की है और वो है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट लीड टू वेरी रैपिड नॉर्मलसी इन द लाइफ। इसका मतलब अगर जल्दी मरीज डॉक्टर के पास जाता है और जल्दी उसका निदान होता है तो उतने जल्दी डॉक्टर उनका इलाज भी कर सकते हैं और उतने जल्दी वो वापस अपने काम में लग सकता है और बहुत ही नॉर्मल जिंदगी बिता सकता है। कई लोगों को ये बीमारी के बारे में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि यार ये दवाइयाँ, सिर्फ नींद की दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं। इसमें मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा कि ये दवाइयों में नींद नहीं रहती है। हाँ, जो मरीज को कुछ नींद की जरूरत है उसमें ऐसे एंटीसाइकोटिक्स का हम सिलेक्शन करते हैं जिसमें थोड़ी सी नींद रहे और जैसे जैसे मरीज की इंप्रूवमेंट होती है हम धीरे धीरे ये मेडिसिन को रिड्यूस कर देते हैं। और आजकल इतने नई दवाइयाँ आ चुकी है, एडवांस दवाइयाँ आ चुकी है कि कोई भी नींद नहीं रहती है और मरीज दिन में भी दवाई ले सकता है और अपना काम बखूबी कर सकता है। तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है। और एक दूसरी धारणा लोगों में है कि सिजोफ्रेनिया यानी स्प्लिट पर्सनालिटी के उसका रंग रूप बदलते रहता है हर मौके पर। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्प्लिट पर्सनालिटी इज वेरी डिफरेंट थिंग। सिजोफ्रेनिया ये एक बहुत अलग तकलीफ है। सिजोफ्रेनिया में फेजेस आते हैं, जब मरीज को लक्षण बढ़ जाते हैं तो उसको वायलेंट बिहेवियर भी हो सकता है। लेकिन स्प्लिट पर्सनालिटी एक दूसरी बीमारी है जिसमें पर्सनालिटीज का डिफरेंस रहता है और सिजोफ्रेनिया में उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन में गड़बड़ होते हैं उसके कारण उसकी सोच, उसके इमोशंस और उसके एक्शन में तब्दीली आती है। तो ये सब चीजें जानना हमको जरूरी है और आप लोगों को ये सब समझकर शेयर करना जरूरी है। तो आइए हम सब मिलकर ये सिजोफ्रेनिया को ठीक करें और इसके रिलेटेड जो गलत धारणाएं हैं उसको सही करें समाज में। सो ऑल द बेस्ट, गुड डे।